हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। तो आज से हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर हम अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में ज़रा पहले। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है वो देख लेंगे। फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन क्या क्या है वो देखेंगे। एंड देन लास्ट में हमारा आ जाएगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो हमारे अलग अलग वे हैं, मेथड्स हैं, तो वो हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, उसके अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा वो। तो आप रजिस्टर लीजिए और उसमें प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि अभी तो हमें याद रहेगा जो जो मैं बता रहा हूँ या जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक महीने बाद या कुछ महीनों बाद वो चीज़ आप बिल्कुल इरेज हो जाएंगी आपके दिमाग से। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप प्लीज़ अपने जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए सब्जेक्ट के, ठीक है। तो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अब चैप्टर। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, आप ज़रा देखिए इनमें क्या लिखा है। एवरी क्रॉप या प्लांट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम फॉर देयर ग्रोथ। सही बात है ये बिल्कुल, कि हर एक क्रॉप को या हर एक प्लांट को जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है आफ्टर सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ दिन बाद उसे जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ डेज़ बाद हम उसे जो देते हैं, ठीक है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, आफ्टर सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वो किस लिए देते हैं हम? उसकी ग्रोथ के लिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है प्लांट की, उसके ग्रोथ के लिए हम जो है वो वाटर उसे कुछ दिन बाद, कुछ इंटरवल्स बाद हम जो है उसे प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को या प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अलग अलग क्रॉप की जो है वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है। वेयर एज सेम क्रॉप मे हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। सेम क्रॉप भी, अगर सेम क्रॉप भी है, सपोज़ कि आप राइस है, राइस अगर आप सपोज़ यूपी में राइस ग्रो हो रही है और एक राइस ग्रो हो रही है आपकी एमपी में, ठीक है। तो दोनों की सेम क्रॉप है राइस, बट उसमें भी क्या होगा, उनकी भी मे हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट, उनमें भी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टाइप ऑफ सॉइल। क्या टाइप है वहाँ पे सॉइल का, जो सॉइल उस जगह पे अवेलेबल है वो किस टाइप का सॉइल है, क्या वो फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, किस टाइप का है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है उसकी, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर सेम क्रॉप भी है तो भी हो सकता है कि अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये भी हम चीज़ जो है देख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। हाँ, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड कल्टीवेशन के लिए, ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं कल्टीवेशन करने के, तो उसमें भी जो है डिपेंड करेगा वाटर रिक्वायरमेंट सेम क्रॉप का भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ये स्टेटमेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी बेसिक स्टेटमेंट है चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए मैंने दोनों स्टेटमेंट लिखा है कि आपको थोड़ा सा जो है बेसिक्स जो है सिनेरियो समझ में आ जाए हल्का फुल्का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो इससे हमें जो है इरिगेशन का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है हमें, इस स्टेटमेंट से हमें पता लग जाएगा। देखिए ज़रा क्या लिखा है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज़ नाइदर सफिशिएंट या नाइदर रेगुलर नॉर सफिशिएंट टू फुलफिल क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है।
ऐसे कंट्री, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया क्या है, इंडिया जो कंट्री है वहाँ का वेदर कैसा है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो वहाँ का जो इंडिया जैसा एक कंट्री है वह रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल जो है ना ही रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, उसका एक पर्टिकुलर सीज़न है, उस सीज़न में ही होता है, और वो भी अब तो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, रेनफॉल भी डिप्लीट हो गया है। तो वो जो है नाइदर रेगुलर, वो रेगुलर नहीं है, नॉट सफिशिएंट, अगर उस सीज़न में होता भी है तो वो रेनफॉल, जितना रेनफॉल होता है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे क्रॉप के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि इरिगेशन कैसे ज़रूरी हो जाता है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज़ नाइदर रेगुलर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन बिकेम नेसेसरी। तो उस केस में जो है इरिगेशन ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल है, अगर है भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, रेगुलर नहीं है रेनफॉल, तो उस केस में हमें जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। असल में हमने बोल तो दिया कि इरिगेशन की ज़रूरत कैसे पड़ी। ठीक है, तो इरिगेशन असल में क्या होता है, अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, ये इरिगेशन क्या होता है असल में। इरिगेशन क्या है, नेचुरल नहीं है, ये हम दे रहे हैं। ठीक है, हम वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं क्रॉप को। तो ये देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल वे है। नेचुरल वे क्या है, नेचुरल तरीके से कहाँ से वो क्रॉप्स जो है वाटर अपने कहाँ से लेते हैं, नेचुरली वो रिलाई करते हैं रेनफॉल पे। ठीक है, तो वो नेचुरल सोर्स है, और आर्टिफिशियली हम जो प्रोवाइड करते हैं वो होता है इरिगेशन वाटर। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, artificial application of water to the field, artificial application of water to the field after some fixed interval of time. Artificial application of water to the field after some fixed interval of time. ठीक है, to fulfill water requirement of ठीक है। देखिए ज़रा, तो इरिगेशन हमने देख लिया कैसे ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, तो रेनफॉल पे जो है रेनफॉल डिप्लीट हो गया है, ना ही रेगुलर है ना ही सफिशिएंट है क्रॉप की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, तो हम जो है आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं हमारे फील्ड को। तो ये हमारा जो है डेफिनेशन बन जाता है इरिगेशन का। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड आफ्टर सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम टू फुलफिल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो है डेफिनेशन बन जाता है इरिगेशन का। इसमें ध्यान रखना आप,
ये आगे हमें पता चलेगा ये क्या है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड, फील्ड को हम जो है वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ पम्प्स या किसी भी तरीके से चैनल्स के हेल्प से हम बना के उसे हम दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। फील्ड में दे रहे हैं आफ्टर सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ये चीज़ आप ध्यान रखना, आफ्टर सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है ये एक टर्म है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होगा हमारा, तो वहाँ पे बताऊँगा मैं। ये जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है ये क्या होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हर क्रॉप की अलग अलग टाइमिंग जो है, जो सर्टेन इंटरवल है वो हर क्रॉप की अलग अलग होती है। तो ये जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेड मार्कर से, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, और अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे पता चल गया हमें इरिगेशन डेफिनेशन पता लग गई क्या होता है असल में। अब देख लेते हैं इरिगेशन के मेरिट्स क्या होता है एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं मेरिट्स क्या क्या है हमारी इरिगेशन के। मेरिट्स ऑफ इरिगेशन क्या है, तो फर्स्ट मेरिट हम देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट मेरिट क्या हो जाएगा कि इरिगेशन प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदा होता है, तो वो देखते हैं हम। पहला फ़ायदा क्या होगा, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। सही स्टेटमेंट है क्या, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। अगर हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा था नेचुरल वे से, अगर हम उस जगह, उस लोकेशन पे हम इरिगेशन के द्वारा जो है वाटर प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहाँ क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्शन वहाँ की इंक्रीज़ हो जाएगी। जो क्रॉप है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो हो पाएंगी, तो वहाँ पे जो है फूड प्रोडक्शन हमारा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेरिट। सेकंड देखते हैं ज़रा, सेकंड क्या हो जाएगा। सेकंड हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग या हम बोल देते हैं मिक्स फार्मिंग। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग या मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग या मिक्स फार्मिंग क्या होता है, तो क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्हें वाटर नहीं प्रोवाइड होता है इरिगेशन के थ्रू, तो वहाँ उस लोकेशन पे क्या करते हैं, वो मिक्स क्रॉपिंग कर लेते हैं। मिक्स क्रॉपिंग असल में क्या होता है कि उनके पास जितना भी लैंड अवेलेबल है, जितना भी फील्ड है उनका, तो उसमें वो दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर लेते हैं अपने, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। एक क्रॉप तो ऐसी होती है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट दूसरे से कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो फिर वेट करता है रेनफॉल का। अगर रेनफॉल ठीक ठाक हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, वाटर सफिशेंटली मिल जाएगा एक क्रॉप को। बट जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम थी, ठीक है, वो ज़्यादा वाटर होने की वजह से उसका जो यील्ड है, ठीक है, उसका जो फाइनल, अगर जो भी हार्वेस्ट पे हमें जितना भी प्रोडक्ट मिलता, हमें जितना भी क्रॉप मिलता, तो उतना नहीं मिलेगा। यील्ड उसकी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी ज़्यादा वाटर अवेलेबल होने के वजह से भी। तो वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे हो जाता है, ज़्यादा अगर वाटर अवेलेबल होता है तो उस केस में भी हमारी यील्ड कैसे कम हो जाती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग, तो इस तरीके से हम जो है वो चीज़ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वो फार्मर्स ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस, ये तो हमने लिया कि ज़्यादा रेनफॉल अगर ठीक ठाक हो गया उस केस में, अगर सपोज़ करो कि रेनफॉल कम होता,
तो उस केस में क्या होता है, जिस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी वो ख़राब हो जाती, ठीक है ना। तो जिस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी उस केस में वो ख़राब हो जाता, और जो कम वाटर रिक्वायरमेंट थी जिसकी, तो वो ठीक ठाक ईल्ड दे देता। तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि कम से कम उनके पास एक क्रॉप तो अवेलेबल रहेगी जो हार्वेस्ट करेंगे वो, ताकि वो जो है अपनी अर्निंग जो है उससे कर सके, ठीक है, आया समझ में। तो ताकि वो अपनी अर्निंग कर सकें, इसीलिए वो जो है अपने एक ही फील्ड पे 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेट क्यों करना है, क्योंकि बताया जैसे मैंने, वो रेनफॉल या कम या ज़्यादा होगी, दोनों के फेवर में तो हो नहीं सकती कि दोनों क्रॉप्स के फेवर में ही होगी, और दोनों में ही अच्छे से जो है जितना मैक्सिमम ईल्ड है उतना हमें ईल्ड मिल जाए। तो एक ना एक में तो कमी आएगी, ठीक है। तो उस केस में जो है मैक्सिमम ईल्ड हमें नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, हम जितना यूटिलाइज़ कर सकते थे उतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, उतना क्रॉप ईल्ड हम नहीं ले पाए। तो उस केस में भी हमारा लॉस होता है देखा जाए तो अल्टीमेटली, ठीक है। तो वो चीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं इरिगेशन को इंट्रोड्यूस करके। अगर हम इरिगेशन वाटर हर जगह प्रोवाइड करा देंगे तो उसको रेनफॉल पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो वो एक फील्ड पे एक ही क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकता है, या डिफरेंट क्रॉप भी डिफरेंट वे से ग्रो कर सकता है, और जितना वाटर चाहिए उतना वाटर ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग या मिक्स फार्मिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट में, इरिगेशन में, इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो है थर्ड मेरिट क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड मेरिट आ जाएगा ensuring optimum growth. Ensuring optimum growth of crops. क्रॉप्स का जो है हम ऑप्टिमम ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। ऑप्टिमम ग्रोथ जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल, मतलब प्रीवियस जो है मेरिट में ही आपको जैसे समझाया था, तो उससे ही रिलेटेड है ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम ग्रोथ कैसे होता है कि हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट्स में बताया था, या सेम क्रॉप की भी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। वो कंडीशन जो बताया था, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, टाइप ऑफ सॉइल हो गया, या वे ऑफ कल्टीवेशन हो गया, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वो चीज़ हम जो है इरिगेशन से इंश्योर कर सकते हैं। जिस लोकेशन पे जिस क्रॉप को जितनी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है, जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना ही सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हम उसे उस क्रॉप को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम जो है इंश्योर कर सकते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ। हाँ, इस चीज़ यहाँ पे आप ज़रा देखिए, इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ, ये हम आगे भी देखेंगे ज़रा। तो यहाँ पे आप ज़रा समझिए चीज़ को। यहाँ समझा देता हूँ। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है, मतलब कितना वाटर हम क्रॉप को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमने एक्स एक्सिस में डिनोट कर दिया है। वाई एक्सिस में क्या डिनोट करेंगे हम, देखते हैं, ईल्ड ऑफ क्रॉप। ईल्ड मतलब हार्वेस्ट पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जब पूरा जो फसल है हमारा रेडी हो जाएगा, हार्वेस्ट मतलब जब हम कटाई करेंगे, तो उस केस में हमें कितना प्रोडक्ट, कितना अनाज हमें मिलेगा, वो होता है ईल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉप ईल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ये देखते हैं ज़रा ग्राफ इसका कैसे बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है।
ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ बनता है। ये वाटर कंटेंट और क्रॉप यील्ड का जो ग्राफ बनेगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने जब वाटर हमारा जो था मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज़ हमने 10 लीटर हमने पानी जब दिया, तो उस केस में हमारा जो यील्ड आएगा क्रॉप का, यील्ड मतलब पूरा क्रॉप डेवलप होने के बाद, पूरा प्रोड्यूस होने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो हमें लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो उस केस में हमें इतना यील्ड मिला। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ये सपोज़ 30 लीटर्स जब हमने पानी दिया क्रॉप को अपने, तो उस केस में हमारी यील्ड जो है ये आई। फिर फर्दर हमने जब पानी उसे दिया लेट्स से 50 लीटर्स, तो उस केस में हमारी यील्ड क्या होगी, इतनी आ गई। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ से पता लग रहा होगा आपको कि जैसे जैसे हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, मतलब क्रॉप को जो वाटर प्रोवाइड किया, चाहे हम इरिगेशन के थ्रू ही कर रहे हैं, जैसे ही हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो जो है हमारी यील्ड जो है बढ़ी। 10 जब दिया तो इतनी थी, 30 जब दिया तो बढ़ गई। लेकिन एक फर्दर लिमिट के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद जब हम बढ़ाएंगे, जैसे ही ये सर्टेन लिमिट है हमारी यहाँ पे 30, तो 30 के बाद जैसे ही हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो हमारी जो यील्ड हो गई वो कम होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम यील्ड है, फिर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यील्ड आपकी जो है घटते जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने 50 में देखा यील्ड कम हो गई, 30 पे था यहाँ ऊपर, 50 जैसे वाटर कंटेंट हुआ हमारा, या वाटर सपोज जो भी हमने दिया 50 लीटर्स, तो उस केस में कम हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ सर्टेन वैल्यू पे ही जो है हमारा जो है क्रॉप यील्ड जो होता है हमारा वो हो जाता है मैक्सिमम। और ये जो वैल्यू आई है सर्टेन जो वाटर कंटेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, जिस वाटर लेवल या जिस वाटर कंटेंट पे हमारा यील्ड मैक्सिमम मिलेगा, हमारे क्रॉप का यील्ड मैक्सिमम मिलेगा, उस वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कि जब हम वाटर कंटेंट यहाँ तक तो बढ़ा, यहाँ तक जब हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो हमारी यील्ड जो है पहले इंक्रीज़ हुई, बट जैसे हमने ऑप्टिमम लेवल के बाद, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के बाद जैसे ही हमने जो है वाटर कंटेंट दोबारा बढ़ाया, तो उस केस में हमारी जो है यील्ड क्यों डिक्रीज़ होने लग गई। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये आपको समझ में आया, ये भी हमारा जो है मेरिट ऑफ इरिगेशन में आ जाता है कि हम हर एक क्रॉप को इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जितने भी है हम वो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम मेरिट देख लेते हैं ज़रा। 4th मेरिट क्या आता है हमारा। 4th मेरिट हमारा आ जाता है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़।
वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। तो फोर्थ हमारा मेरिट आ जाता है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। तो समझ सकते हैं कि जैसे हम इरिगेशन नेटवर्क जो भी है डिज़ाइन करेंगे, हम जो कैनाल्स बनाएंगे या फिर रिवर में जो है हम डैम, छोटे छोटे डैम्स बनाएंगे, तो वहाँ से भी हम वाटर को है डाइवर्ट कर सकते हैं किसी सिटी की तरफ जहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर को हम सप्लाई कर सकें, या किसी इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकें जहाँ पे वो वाटर उनके यूज़ के लिए, वो अपने यूज़ के लिए ले सके उसे वाटर को। ठीक है, तो ये भी एक मेरिट हो गया इसका। ये आप मेरिट जो है थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ कुछ तो है ये इजी है, लेकिन जैसे ये बताया मैंने, ये आगे पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फिफ्थ हमारा मेरिट क्या हो जाएगा इसमें, बता सकते जैसे कि अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ हमारा मेरिट हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जैसे हम फ्यूल को अगर यूज़ करके करेंगे तो वो रिन्यूएबल देखा जाए तो नहीं हुआ, और वो पॉल्यूट, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, वो अलग चीज़ है, बट वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं बनेगा। बट जैसे कि हम हमारे इरिगेशन नेटवर्क से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वो जो है एक रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, इको फ्रेंडली रिन्यूएबल सोर्स जो हमारा है जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बन जाता है। तो वो भी आपने देखा भी होगा डैम्स में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनते हैं, डैम के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वो भी इसी का ही इरिगेशन नेटवर्क से ही बनता है। जो डैम्स है उसी में ही हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा, तो वो भी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। और वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा मेरिट क्या है। फिफ्थ तक हमने देख लिया था, सिक्स्थ हमारा मेरिट आ जाता है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल कैसे करते हैं हम, तो फ्लड कंट्रोल भी हम इरिगेशन नेटवर्क से, ठीक है, जो इरिगेशन नेटवर्क हम बनाएंगे उस नेटवर्क से भी हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्लड कंट्रोल में टर्म्स है कुछ, जैसे हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं जो हम इरिगेशन नेटवर्क में ही एम्बैंकमेंट बनाएंगे। एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स, ठीक है, एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स। तो एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स क्या होते हैं ज़रा देख लेते हैं। एम्बैंकमेंट होता है हमारा, जैसा आपने देखा होगा, जो रिवर, सपोज़ ये रिवर है हमारा, तो ये और ये लैंड है सपोज़। फ्लड सिचुएशन में कि कोई ऐसा रिवर है जो पेरिनियल रिवर नहीं है। पेरिनियल मतलब जिस पे हर टाइम पानी रहता है। अगर हर टाइम पानी रहता है तो उसे हम बोलेंगे पेरिनियल रिवर। ठीक है, जैसे हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो इसमें हर टाइम पानी फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। तो जो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ठीक है, या स्ट्रीम्स है कोई जहाँ हर टाइम पानी नहीं रहता है, तो उस केस में क्या होता है, ये वो रेन वाटर पे, जब रेनी सीज़न होता है तो उस सीज़न में जो है वहाँ
जगह पे फ्लडिंग आ जाती है, क्योंकि जो फ्लड प्लेन्स है और वहीं पे कहीं पे आप देखेंगे बिल्डिंग्स है या रेसिडेंस है, कुछ भी है, ऐसा एरिया है। तो उस केस में कि जब रेनी सीज़न आएगा तो यहाँ पे जो है ये वाटर लेवल बढ़ने लगता है यहाँ पे। तो जब रेनी सीज़न में जैसा आपने देखा भी होगा अभी इस बार आपका आसाम में या फिर बिहार में भी आप देखते हैं, कई जगह झारखंड में भी देखते हैं कि वो जो है फ्लड आ जाता है रेनी सीज़न पे। हर सीज़न में पानी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वो फ्लड प्लेन है इसलिए वहाँ हर सीज़न में, हर रेनी सीज़न में वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये जो है हमारा ये फ्लड प्लेन है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे एम्बैंकमेंट बना देंगे। ठीक है, ये हमारा एम्बैंकमेंट बन जाएगा। ये ग्राउंड लेवल है और ये हमने एम्बैंकमेंट बना दिए दोनों। ये मैं आपको अलोंग दिखा रहा हूँ, मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे, चलिए पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे पानी आपका जो है इस लेवल पे आएगा, फिर यहाँ पानी जो रेजिडेंशियल रीजन्स थे उस एरिया में, उस फ्लड एरिया में, फ्लड प्लेन एरिया में, उसके आसपास जितने भी रेजिडेंशियल एरिया थे तो वो हम सेव कर सकते हैं। हम जो है उस सीज़न में जो फ्लड वाटर या रेनी सीज़न में जो फ्लड आता है उस वाटर को हम जो है होल्ड करके हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। तो वो आपने देखा भी होगा कि फ्लड राउटिंग वगैरह आप पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में। तो जो हाइड्रोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है और इरिगेशन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, दोनों ही एक ही ब्रांच से रिलेट करते हैं। वो हमने बाइफर्केट कर दिया है अपने ईज़ के लिए, ताकि हमें बहुत बड़ा इकट्ठा ना पढ़ना पड़े, तो इसलिए हमने उसे बाइफर्केट कर दिया है हाइड्रोलॉजी में और इरिगेशन इंजीनियरिंग में। बट देखा जाए तो दोनों एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं और फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं एम्बैंकमेंट। ये हमारा क्या हो गया, एम्बैंकमेंट। दिस ऑन दिस, ओके। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप वैसे देखना चाहते हैं, सपोज़ कि आप ड्रोन है, ड्रोन शॉट से देखना चाहते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये कुछ इस तरीके हो सकता है, इस तरीके से कि सपोज़ ये एरिया है, वो फ्लड प्लेन एरिया है, ठीक है। ये मैं ऊपर से मतलब बर्ड आई व्यू देख रहे हैं आप, प्लान देख रहे हैं, प्लान व्यू। तो ये है यहाँ, ये हमारा जो फ्लड आता है जब, उस केस में ये बन जाता है। और ये देख रहे हैं आप एम्बैंकमेंट। हम ऐसा बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा एम्बैंकमेंट आ जाता है, ऊपर से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बिल्डिंग्स है, यहाँ पे हमारी वो बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स का रूफ है हमारा। ऐसे ऐसे और भी बिल्डिंग्स हो सकते हैं यहाँ पे, ये रोड्स हो सकते हैं कुछ, ये बिल्डिंग्स हो सकती हैं। ये टॉप व्यू से देख रहे हैं और ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ से, ये टॉप व्यू है और यहाँ पे हम अगर ग्राउंड पे खड़े होके देखें तो ये वाला सेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक्स एक्स सेक्शन, तो ये एक्स एक्स सेक्शन हमने लिया है। ये रिवर है, रिवर या जो फ्लड आता है जब, उस केस में, या स्ट्रीम है कोई, तो उस केस में ये है। और ये हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है
एम्बैंकमेंट या डाइक के हेल्प से हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। डाइक्स भी वही होती है, एम्बैंकमेंट जो होता है लार्जर इन साइज़ होता है, बिग इन साइज़ होता है, डाइक्स छोटे साइज़ में बना देते हैं तो उसे हम डाइक्स बोल देते हैं, बट होता यही है, यही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स की हेल्प से हम कैसे फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। और भी फ्लड कंट्रोल के तरीके हैं, इसी में इरिगेशन के थ्रू ही हम जो इरिगेशन नेटवर्क या इरिगेशन सिस्टम जो भी हम बनाएंगे तो उसमें हम फ्लड कंट्रोल कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स की हेल्प से कर सकते हैं। एक और है, ठीक है, एक तो एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स की हेल्प से कर सकते हैं, और ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक टर्म है, वो है फ्लड कुशनिंग हम बोलते हैं। फ्लड कुशनिंग, जैसे नाम से आपको शायद पता लग रहा हो, फ्लड कुशनिंग क्या होता है। फ्लड कुशनिंग, फ्लड कुशनिंग जैसे आपके घर में जैसे सोफ़ा होता है उसमें कुशन्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे आप बैठते हैं कुशन में, जैसे बैठते हैं तो वो कंप्रेस होता है, तो मतलब जो भी फोर्स उसमें लगा वो पहले तो कंप्रेस हो गया, बट जैसे ही आप चले हट जाते हैं, उठ जाते हैं, तो वापस अपना जो है शेप रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, देखा जाए तो जो भी फोर्स आया उस पर उसने उसको झेला, ठीक है, जब वो चला गया, वो हट गया फोर्स, तो वो अपने शेप जो है वापस रिगेन कर लिया। तो यहाँ से क्या मतलब है भाई इसका, फ्लड कुशनिंग का। फ्लड कुशनिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ जैसे आपने डैम बनाया है, आपके रिवर के अलोंग कहीं डैम बना हुआ है, और उस किसी पर्टिकुलर सीज़न में फोरकास्ट हुआ है कि आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में जो है फ्लड हमारा आ सकता है रिवर पे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे अभी डैम के जो है अपस्ट्रीम में, डैम का जो अपस्ट्रीम होता है, मतलब जहाँ पानी स्टोर होता है, जहाँ रिजर्वायर बन जाता है वाटर का, वहाँ से हम जो है कुछ वाटर हम वहाँ से निकाल देते हैं, डाउनस्ट्रीम में भेज देते हैं, ताकि जो है फ्लड आने वाला है, जो फोरकास्ट हुआ है कि 2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ते भर बाद, आफ्टर 7 डेज़, तो वहाँ जो है पानी आ जाएगा, फ्लड का जो है पानी आ जाएगा। तो उस वजह से हम जो है जो रिजर्वायर में पहले से पानी है उसे हम डाउनस्ट्रीम में भेज देते हैं, ताकि जो है डैम को जो है डेंजर ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर हम डाउनस्ट्रीम में नहीं भेजेंगे, सपोज़ हम पानी नहीं भेजते हैं, उस केस में क्या होगा, जो भी पानी फ्लड वाटर जो भी जितना भी आएगा वो डैम को डैमेज कर सकता है, जिससे डिज़ास्टर हो सकता है उस एरिया में। ठीक है, डैम का अगर डिस्ट्रॉय होना, डैम का अगर डैमेज होना, फेलियर होना, तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर उस एरिया में हो सकता है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर माना जाता है डैम फेलियर होना। तो वो चीज़ हो सकती है, तो इसलिए हम जो है फ्लड अगर आने से पहले वाटर को आगे भेज देते हैं, डाउनस्ट्रीम में भेज देते हैं, और जितना भी पानी फ्लड का आएगा वो इजीली वहाँ पे दोबारा से स्टोर हो जाएगा, या धीरे धीरे वहाँ से निकलता रहेगा डाउनस्ट्रीम में, जैसे निकलता है नॉर्मल कंडीशन में डैम से। तो उस केस में भी हम फ्लड कुशनिंग कर सकते हैं। समझ में आया आपको फ्लड कुशनिंग कैसे होती है? ठीक है, फ्लड कुशनिंग हो गया, एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स। देन हमारा आ जाता है वही फ्लड प्रूफिंग भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने डाइक्स वाला एग्जांपल लिया था पहले, एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स वाला जो एग्जांपल लिया था वो भी फ्लड प्रूफिंग में ही आ जाता है। जैसे इंडिविजुअल फ्लड प्लेन्स है कहीं कहीं, और वहाँ जो है सपोज़ उसके आसपास, जैसे कि आप नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ पे आपने सेंचुरी बना रखी है, कहीं पे नेशनल पार्क है, तो उसके लिए भी उस केस में अगर वहाँ पे फ्लड आ जाएगा, फ्लड प्लेन के आसपास है, अगर फ्लड आ जाता है तो उस केस में भी जो है वो एरिया वाटर लॉक्ड हो जाएगा। और जितना भी जो नेशनल पार्क आपने बना रखा है, सेंचुरी बना रखी है, तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं वो सब
ख़राब हो जाएगा, वो सब वहाँ से चले जाएंगे या मर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो उसको हम बचाने के लिए फ्लड प्रूफिंग भी करते हैं। तो फ्लड प्रूफिंग भी कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है, बट मैं जो टर्म है वो लिख देता हूँ। फ्लड प्रूफिंग। तो ये कुछ चीज़ें जैसे आपको बताया मैंने, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इरिगेशन नेटवर्क, इरिगेशन सिस्टम की हेल्प से हम फ्लड कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये मेरिट्स में बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है, थोड़ा ढंग से समझ लीजिए आप इसको, आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए, तभी आपका बेनिफिट होगा आगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए, फ्लड कंट्रोल। देन हमारा आता है 7th बेनिफिट, क्या हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया, 6th मेरिट हो गया, 6th बेनिफिट हो गया, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। 7th हो गया हम अपना ड्रॉट। ड्रॉट कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रॉट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वैसे ही ड्रॉट कंट्रोल हम चेक डैम्स बना सकते हैं। ये भी टर्म्स है। चेक डैम्स along across river और stream। हम जो है डॉट कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो डॉट कंट्रोल कैसे करते हैं इरिगेशन नेटवर्क में, हम चेक डैम्स बना देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको हाइड्रोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जब हम करेंगे, तो ये भी हमारा है, चेक डैम्स हम बना सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ड्रॉट कंट्रोल कैसे करते हैं भाई, इरिगेशन नेटवर्क से हम चेक डैम्स बना देते हैं। चेक डैम्स क्या होता है, असल में स्ट्रक्चर बना देते हैं, छोटे छोटे डैम की बना देते हैं हम। लो हेड डैम्स भी बोलते हैं चेक डैम्स को। लो हेड डैम्स मतलब इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती चेक डैम्स की, 2 मीटर, 2 से 2.5 मीटर, 3 मीटर इतना हाइट होता है। ऐसे छोटे भी होते हैं। इसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे रिवर्स है या स्ट्रीम है, तो उसके अलोंग कि जब हर टाइम वाटर वहाँ नहीं होता है, उस एरिया में हर टाइम वाटर अवेलेबल नहीं है, तभी वहाँ ड्रॉट कंडीशन है। ठीक है, तो जब वाटर अवेलेबल होता है, मतलब रेनी सीज़न में जब वाटर हमारा रेनफॉल बन के हमारा जो है लैंड पे गिरता है वाटर, तो उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, हम उस वाटर को कैप्चर कर सकते हैं, हार्वेस्ट करके हम जो है उस वाटर को रख सकते हैं। तो हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे, तो वो हम हार्वेस्ट कुछ स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, वही हमारे इरिगेशन में भी यूज़ होता है। वो स्ट्रक्चर हम इरिगेशन नेटवर्क में भी हमारा यूज़ होता है, प्लस हम वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, वाटर को कैप्चर करके रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं। तो वो भी देख लेते हैं। वो क्या होता है, हमारा चेक डैम्स होता है। चेक डैम्स असल में क्या होता है, सपोज़ ये कोई हिली एरिया है, जब रेनी सीज़न आता है तो यहाँ पे ऐसे घर है, ये बिल्डिंग्स है, तो यहाँ जो है सपोज़ ये कोई एक एरिया है जो ड्रॉट अफेक्टेड है। ठीक है, वहाँ ड्रॉट कंडीशन है, तो उस केस में वाटर, मतलब इस जगह वाटर हर टाइम अवेलेबल नहीं है,
तो उस केस में जब भी वाटर अवेलेबल होगा, जब भी वाटर जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसी बारिश, रेनी सीज़न आएगा, जैसे ही बारिश आएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो भी स्ट्रीम है, स्ट्रीम में पानी आ जाएगा। जो भी इसका कैचमेंट एरिया है, जितना भी कैचमेंट एरिया है इस स्ट्रीम का, उस कैचमेंट एरिया में जितना भी पानी आएगा वो पानी कलेक्ट होके इस स्ट्रीम में आएगा। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया, या आप हाइड्रोलॉजी में भी टर्म्स सुनेंगे आप, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया असल में होता है कि कितने एरिया में जो रेनफॉल होता है, कितने एरिया में रेनफॉल जो है रेनफॉल का जो पानी है कलेक्ट होता है, और वो कलेक्ट होके किसी स्ट्रीम में या रिवर में जाके पहुंचता है। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया, हर रिवर या स्ट्रीम का कोई ना कोई कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया मतलब जिस जगह से उस रिवर को पानी मिलता है। जब रेनफॉल होती है, कहीं ना कहीं से पानी उस स्ट्रीम में या रिवर में आके पहुंचता है, तो वही एरिया जहाँ से वो पानी कलेक्ट होके उस रिवर में आता है, उस एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो ये इसका जो हो गया, ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया। ये वाला एरिया कैचमेंट एरिया नहीं होगा इसका। ठीक है, आप देखेंगे जैसे यहाँ पे पानी गिरेगा, तो ये पानी यहाँ से इधर चला जाएगा, ये पानी इधर आ जाएगा, तो ये पानी जो है इस वाले स्ट्रीम या रिवर में नहीं आएगा, यहाँ आके कलेक्ट नहीं होगा। तो ये जो है इसका इस स्ट्रीम का, ये इस रिवर का जो कैचमेंट एरिया होगा, वो सिर्फ इतना ही कैचमेंट एरिया होगा। ये वाला पोर्शन का पानी इधर आ जाएगा, इस वाले पोर्शन का पानी इधर आ जाएगा। तो इस वाले का, इस रिवर का स्ट्रीम कैचमेंट एरिया सिर्फ ये वाला एरिया होगा। ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, प्लान व्यू में। हाइड्रोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो इन डेप्थ पढ़ते हैं हम, यहाँ जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो हम जो है कहाँ थे, चेक डैम्स पे। तो ये जो है पानी यहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ कलेक्ट होके जैसे ही आएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिवर या इस स्ट्रीम के अलोंग, अगर हम यहाँ पे पानी स्टोर नहीं करेंगे, पहले ही वहाँ उस एरिया में ड्रॉट कंडीशन है, कुछ डेज़ के लिए वहाँ रेनफॉल होती है। रेनफॉल होता है, वो भी ये इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो हर प्लांट या एनिमल जो भी वहाँ लोग रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सके। तो वो पानी वहाँ गिरता है और आगे रन ऑफ होके निकल जाता है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो पानी सीधा ऐसे ऐसे चारों तरफ आगे निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। मतलब पानी जो यूज़ नहीं किया, जो बह के निकल गया, ठीक है, कहीं भी यूज़ में नहीं हुआ और वो बह के निकल गया, जाके नदियों के थ्रू, नदियों में जाके मिल गया, और नदियों के थ्रू कहाँ चला गया, ओशन में, सी में चला गया। तो वो हमारे किसी यूज़ का ही नहीं रहा। तो हम उसे यूटिलाइज़ करने के लिए जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे वो पानी होल्ड करे। वो स्ट्रक्चर क्या करे, पानी को होल्ड करे। तो हम रन ऑफ, असल में जो रन ऑफ वाटर है, रन ऑफ वाटर मतलब जो बह के पानी वेस्ट हो जाता है, बह के नदियों में और वहाँ से ओशन में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, रन ऑफ को रोकने के लिए इस स्ट्रीम के अलोंग बैरियर, जो कि हम डैम के रूप में बना देंगे। इसे मैं रेड पेन सा बना देता हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये प्रॉपर नहीं बन रहा है, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि हमने सपोज़ ये हमने बैरियर है, ये बैरियर मतलब रुकावट, हडल। तो इसका नाम हमने दे दिया, कुछ भी नाम स्ट्रक्चर का हमारा हो सकता है ये। तो हमने सपोज़ कर लिया ये स्पिलवे भी हो सकता है, तो हमने ये सपोज़ ये चेक डैम बनाया है। ठीक है, ये हमारा चेक डैम है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में पानी हमारा जो यहाँ पे रन ऑफ में वेस्ट हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ये पानी हमारा वेस्ट, ये पानी हमारा जो है ये वेस्ट हो रहा था, कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था इस वाटर का। रन ऑफ वाटर जो हमारा वेस्ट हो जा रहा था, तो उसी रन ऑफ वाटर को हमें जो है होल्ड करके रखना है।
यहाँ जब हमने बैरियर बना दिया तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में यहाँ पे पानी आके इकट्ठा होने लग गया। जितना भी इसकी हाइट हम बनाएंगे, जितना भी हम चेक डैम या जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी हाइट जितना रखेंगे उतना ही वो जो है पानी उतना ही हेड तक, मतलब उतना ही हाइट तक वो पानी को स्टोर कर लेगा। ठीक है। और चेक डैम्स हम ज़्यादा बड़े बड़े बनाते नहीं हैं। इसकी चेक डैम्स की हाइट 2 मीटर 3 मीटर, छोटे छोटे होते हैं। 2 मीटर मतलब 6 फुट के आसपास हम बना देते हैं चेक डैम्स को। 5 मीटर 6 मीटर थोड़ी थोड़ी दूर बाद स्ट्रीम में, ज़रूरी नहीं है कि आपने बस यहीं बना दिया, अब ये आगे और स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, तो बीच अब आगे भी बना दो आप स्ट्रीम में, ऐसी चेक डैम्स बना देते हैं। तो वो पानी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो और उसी पानी को जो है हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और वो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर देता है उस एरिया में। जब वो पानी वहाँ पे इकट्ठा होके रहेगा, वहाँ कलेक्ट होके रहेगा काफ़ी दिन तक, तो क्या होगा, जो सॉइल है, जो इसके नीचे जो वहाँ से मतलब जो बेड है, रिवर बेड होगा, ठीक है, ये रिवर बेड होगा, जो ज़मीन होगी, वहाँ से सीपेज होके इनफिल्ट्रेट होके वाटर जो है हमारे ग्राउंड वाटर टेबल में पहुँच जाएगा। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है ये हमारा, और यहाँ पे हमारा पानी, ये हमने बैरियर सपोज बना रखा है, चेक डैम्स है हमारा, ये चेक डैम बना रखा है। तो यहाँ पे जो पानी हमारा इकट्ठा होके रहेगा, तो यहाँ से हमारा जो है ऐसे ज़मीन से ये इनफिल्ट्रेट होगा और ये ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा। और ग्राउंड वाटर टेबल हमारा क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल हमारा जो है तब बढ़ जाएगा। ये भी हमारा बन गया ग्राउंड वाटर टेबल। बाद में इसे आप रेड पेन से देख लीजिए। ठीक है, आया समझ में आपको ग्राउंड वाटर टेबल कैसे रिचार्ज होता है? तो असल में अगर आपको ये देखना है कि ग्राउंड वाटर टेबल कैसे रिचार्ज होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा लिंक, मैं जो है इसमें दे दूंगा आपको। और पानी फाउंडेशन का वीडियो होगा, वो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम जो सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका हमारे लाइफ में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि ज़रूर जाके वो वीडियो को देखिएगा, तो वहाँ पता चलेगा कि ये जो हम जस्ट पढ़ रहे हैं तो उसको यूज़ कैसे होता है। ठीक है, वो हमारे फाउंडर हैं, हमारे बॉलीवुड के जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं आमिर खान, वो जो है उसके फाउंडर हैं, और उनकी वाइफ है को फाउंडर। तो आप जाके प्लीज़ देखिएगा, मैं वहाँ लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मेरिट्स ऑफ इरिगेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।